सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ये आपका सीबीएसई सिलेबस से क्लास 12th के डिलीट हो गया था, बट सीयूईटी 2024 के अंदर और नीट 2024 के अंदर इस चैप्टर की अच्छी खासी वेटेज रहने वाली है। तो आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, द फर्स्ट टॉपिक इज एनिमल हस्बेंड्री। आफ्टर दिस वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्लांट ब्रीडिंग। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंगल सेल प्रोटीन्स के बारे में, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर क्या होता है और किस तरीके से उसको किया जाता है, एंड टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। With ever increasing population of the world, enhancement of food production is a major necessity. Biological principles as applied to animal husbandry and plant breeding have a major roles in our effect to increase the food production. Several new techniques like embryo transfer technology and tissue culture techniques are going to play a pivotal role in further enhancing food production. तो बेसिकली अभी हो क्या रहा है, जो हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत ही एनॉर्मस वे में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। जो पॉपुलेशन है वो बहुत अजीब तरीके से इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम लोग क्या करें, अपना फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज ना करें, या जिन तरीकों से फूड प्रोडक्शन होता है उन मेथड्स को हम लोग इम्प्रूव ना करें, तो हो सकता है एक टाइम ऐसा आए कि हर इंडिविजुअल जो है उस तक जो है जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना वो भी ना पहुंच पाए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट जो है वो फूड टेक्नोलॉजीज के अंदर होती रहे, है ना। यानी कि जो फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज है उनके अंदर होती रहे, ठीक है। और जो हम लोगों को जो फूड या रिसोर्सेज है, हमारे एनिमल से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं और प्लांट से भी मिल रहे होते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग, इनका एक बहुत ही मेजर रोल है फूड प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, आपका जो एनिमल हस्बेंड्री है ना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स है ना, या रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक बेसिकली, तो हम लोग उसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग धीरे धीरे करके जो हमारा कैटल्स है या फिर हम लोगों की जो शीप्स है उनको रियर करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, उनसे प्रोडक्ट्स ऑब्टेन कर सके। और प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। तो इनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स कर रहे होते हैं कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स के साथ में, ठीक है। तो और आजकल क्या है, बेसिकली एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही कॉमन हो चुकी है, ठीक है। और टिश्यू कल्चर टेक्निक भी आजकल बहुत कॉमनली परफॉर्म की जा रही है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, दे हेल्प इन एनहेंसिंग द फूड प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, इट इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो लाइफ स्टॉक होता है, लाइफ स्टॉक को हम लोग जब रियर करते हैं, है ना, या उनको क्या करवाते हैं, ब्रीड करवाते हैं, उनको क्या करवा रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, उनसे कुछ प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सके। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, उसी को हम लोग बोल रहे होते हैं एनिमल हस्बेंड्री। As such, it is a vital skill for farmers and is as much science as it is art. Animal husbandry deals with care and breeding of livestock like buffaloes, cows, pigs, horses, cattle, sheep, camel, goat, etc. that are useful to human. यानी कि हर वो जानवर, हर वो एनिमल जो ह्यूमन बींग्स के लिए हेल्पफुल है ना, यानी कि जिनसे किसी ना किसी तरीके से जो ह्यूमंस हैं वो क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई बेनिफिट ऑब्टेन कर सकते हैं। उन्हीं सभी एनिमल्स को रियर करने को हम लोग क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, बफलोस, काउस, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल और गोट्स। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड्स पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज। Fisheries include rearing, catching and selling of fish mollusks and crustaceans. Crustaceans के अंदर आपके क्या क्या आते हैं, crabs and prawns. Since time immemorial, animals like bees, silkworm, prawns, crabs, fishes, birds, pigs, cattle, sheep and camel have been used by animals for products such as milk, egg, meat, wool, silk, honey, etc. तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं, बेसिकली ये बताया हुआ है ना कि पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर कौन कौन से एनिमल्स यूज होते हैं।
फिशरीज को हम लोग बेसिकली, फिशरीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स है उनको हम लोग रियर करते हैं, ठीक है। तो वो बताया हुआ है। और इसके अलावा ये बताया हुआ है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बेसिकली हम लोगों को, मेजरली कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लोगों को मिल रहे होते हैं। तो जो मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे होते हैं वो क्या क्या होते हैं आपके, मिल्क, एग्स, मीट, वूल, सिल्क एंड हनी। It is estimated that more than 70% of the world livestock population is in India and China. However, it is surprising to note that the contribution to the world farm produce is only 25%. That is, the productivity per unit is very low. यानी कि क्या बोल रहे हैं कि 70% लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ इंडिया और चाइना के अंदर है ना। बाकी की जो 30% है वो बाकी एरियाज के अंदर है वर्ल्ड के। बट इसके बावजूद भी सिर्फ 25% फार्म प्रोड्यूस जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है टोटल प्रोडक्टिविटी के अंदर, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर से मिल रही है। यानी कि इस 30% के अंदर से 75% प्रोडक्टिविटी मिल रही है। और जो 70% इंडिया और चाइना के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि जो मेजोरिटी ऑफ लाइफ स्टॉक जो है जो इंडिया और चाइना के अंदर प्रेजेंट है, उससे जो प्रोडक्टिविटी मिल रही है दैट इज ओनली इक्वल टू अराउंड 25%। यानी कि जो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट है वो काफी कम है। Hence, in addition to conventional practices of animal breeding and care, newer technologies also have to be applied to achieve improvement in quality and productivity. Conventional methods क्या होते हैं, जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं। तो कन्वेंशनल मेथड्स के अलावा बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करें, कुछ न्यू एंड कुछ मॉडर्नाइज टेक्निक्स को यूज करें, ताकि हम लोग क्या कर सके, जो हमारा प्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या कर सके, धीरे धीरे करके क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। एंड ये जो प्रोडक्टिविटी पर यूनिट है जो अभी की डेट में बहुत कम है, उसको भी हम लोग क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो उसी के मेथड्स को हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। The first thing is management of farm and farm animals. A professional approach to what have been traditional practices of farm management gives the much needed boost to our food production. Let us discuss some of the management processes employed in various animal farm systems. तो सबसे पहले क्या है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। डेयरी फार्म के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उन एनिमल्स को रियर करते हैं जिनसे हम लोग क्या ले रहे होते हैं, मिल्क ले रहे होते हैं। तो डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, है ना। दूध, दही, लस्सी, इसके अलावा क्या, चीज। तो बेसिकली ये सभी प्रोडक्ट जो है, जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट जो है, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट जिन एनिमल से हम लोगों को मिल रहे हैं, उन एनिमल्स को जब हम लोग रियर करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस कैटेगरी ऑफ रियरिंग को क्या बोलते हैं, उस कैटेगरी ऑफ रियरिंग को बोलते हैं डेयरिंग। In dairy farm management, we deal with processes and systems that increase the yield and improve the quality of milk. तो डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को बेसिकली एम्प्लॉय करते हैं जिनसे हम लोग क्या कर सके, जो मिल्क की क्वालिटी है उसको क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। एंड जो यील्ड है, यानी कि कितना मिल्क हम लोगों को मिल रहा है एक पर्टिकुलर एनिमल से, उससे हम उसको हम लोग क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, है ना। यानी पर एनिमल से हम लोग को कितना यील्ड मिल रहा है उसको भी हम लोग क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। मिल्क yield is primarily dependent on the quality of breeds in the farm. Selection of good breeds having high yielding potential under the climatic conditions of the area combined with resistant to diseases is very important. For the yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after. That is, they have to be housed well, should have adequate water and be maintained disease free. अब अगर हम लोगों को मिल्क यील्ड को क्या करना है, इम्प्रूव करना है या इंक्रीज करना है, तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करती है। सबसे पहले वो चीज डिपेंड करती है कि किस तरीके की जो काउस है उनको आप रियर कर रहे हो, है ना। यानी कि किस ब्रीड की काउस को आप रियर कर रहे हो, है ना। क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है कि जो कैटल्स आप लोग रियर कर रहे हो उनकी जो ब्रीड होनी चाहिए ना, वो एक अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, है ना। यानी कि उस पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर वो क्या कर सके, हम लोगों को अच्छा यील्ड दे सके। इसके अलावा वो जो पर्टिकुलर हमारे पास में स्पीशीज प्रेजेंट है, या फिर वो जो ब्रीड प्रेजेंट है ना एक पर्टिकुलर हमारे पास में
एक पर्टिकुलर ब्रीड जो प्रेजेंट है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, लेट्स से वहां पर क्या है, हमारे एनिमल्स जो है दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू डिजीजेस। तो अगर हम लोगों को एनिमल्स को डिजीज फ्री रखना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनका भी जो इम्यूनिटी हो वो बहुत स्ट्रांग हो, यानी कि उनके अंदर भी जो है, जो रेजिस्टेंट हो ना, जो रेजिस्टेंस हो बेसिकली डिजीज से फाइट करने की, वो क्या होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये दो पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, यानी कि गुड ब्रीड होनी चाहिए जो क्या कर सके, हम लोगों को अच्छा यील्ड दे सके, और जो ब्रीड हम लोग ले रहे हैं वो क्या कर सके, बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंस हो सके, है ना, जो उसके अंदर है ना बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंस, वो अच्छा खासा होना चाहिए। फॉर द yield potential to be realized, the cattle have to be well looked after, यानी कि अगर हम लोगों को जो उस पर्टिकुलर कैटल का या उस पर्टिकुलर ब्रीड का जो यील्डिंग पोटेंशियल है, अगर हम लोगों को वो भी असल में क्या करना है, बेसिकली चेक करना है, तो उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने जो कैटल्स हैं उनको क्या करें, एक प्रॉपर शेड वाले एरिया के अंदर रखें, उनको प्रॉपर वाटर प्रोवाइड किया जाए, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाए, और उनको डिजीज फ्री रखा जाए, यानी कि जि, जि, जहां भी हम उनको रख रहे हैं, जिस भी जगह पे हम उनको रख रहे हैं, वहां पर जो है, जो अनवांटेड इंसेक्ट्स वगैरह है जिनकी वजह से उनको क्या हो सकता है ना कोई डिजीज हो सकता है, तो हम लोग को जहां पे भी उनको रखना है वहां पर क्या होना चाहिए, वो एरिया जो है वो बेसिकली ऐसी इंसेक्ट से फ्री होना चाहिए। The feeding of cattle should be carried out in scientific manner, that is with special emphasis on the quality and quantity of fodder, यानी कि जो fodder जो उनका खाना है उसका जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो अच्छा होना चाहिए। Besides stringent cleanliness and hygiene, both of the cattle and the handlers are of paramount importance while milking, storage and transport of the milk and its products। तो क्या एक तो क्या जरूरी है, जो इंसान उस पर्टिकुलर कैटल को रेस कर रहा है ना, जो उस पर्टिकुलर कैटल को रेस कर रहा है, एक तो उनका हाइजीनिक होना भी बहुत जरूरी है, एंड जो कैटल्स रेस हो रही हैं उनका भी हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी ये बेसिकली कब जरूरी है, देखो जब हम लोग मिल्किंग कर रहे हैं, या जो मिल्क का स्टोरेज हो रहा है, मिल्क का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इन सब चीजों के अंदर जो है ना, हाइजीन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, जो हाइजीन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Nowadays, of course, much of these processes have become mechanized, which reduces the chance of direct contact of the produce with the handler। तो आजकल बेसिकली क्या है ना, धीरे धीरे करके जो सारे काम है वो क्या होने स्टार्ट हो गए हैं, मैकेनिकल मेथड से होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट जो है, डायरेक्ट कांटेक्ट धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। बट आज भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट कांटेक्ट ही हो रहा होता है, तो उस केस के अंदर हाइजीन मेंटेन होना बहुत जरूरी है। Ensuring these stringent measures would of course require regular inspections with proper record keeping. It would also help to identify and rectify the problems as early as possible. Regular visit by a veterinary doctor would be mandatory. वेटरनरी डॉक्टर कौन सा होता है, जो जानवरों का इलाज करता है। तो क्या क्या जरूरी है, एक तो उनका रेगुलर इंस्पेक्शन होता रहे ना, हम लोग क्या करते रहे, कंटिन्यूअसली चेक करते रहे कि जो हमारी कैटल है वो ठीक है भी या नहीं है, उसका हाइजीन मेंटेन है या नहीं है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो प्रॉपर तरीके से खाना ले रही है या नहीं ले रही। तो ये सब चीजें अगर हम लोग क्या करें, उनको मैनेज करके चले, है ना, या उनका पूरा ध्यान रखे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके जो हमारा यील्ड है उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, एंड उस यील्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव भी कर सकते हैं। सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की। किसकी बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फोल बर्ड्स यूज फॉर द फूड और फॉर देयर एग्स। अब पोल्ट्री के अंदर क्या आ जाती है आपकी, मेजरली अगर हम लोग बात करें तो आपकी हेन्स, है ना, यानी कि जिनसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्स ऑब्टेन कर रहे हैं, ये जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वो क्या कर रहे हैं, मीट ले रहे होते हैं, तो वो सब किसके अंदर आता है, वो आता है आपका पोल्ट्री के अंदर। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन्स एंड डक्स एंड समटाइम्स टर्की एंड गीस, यानी कि मेजरली इनके अंदर जो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, चिकन एंड इसके अलावा डक्स, और कुछ कुछ टाइम के ऊपर क्या होता है, टर्की और जो गीज होते हैं,
ये भी क्या होते हैं, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर यूज हो रहे होते हैं। The word poultry is often used to refer to the meat of only these birds, but in a more general sense, it may refer to the meat of other birds too. As in dairy farming, selection of disease-free and suitable breeds, proper and safe farm conditions, proper feed and water, and hygiene and healthcare are important components of poultry farm management. यानी कि ये वही सारे पॉइंट्स बता रखे हैं जो डायरी फार्मिंग के अंदर हम लोगों को जरूरत होती है। देखो उसके अंदर भी हम लोग क्या कर रहे थे, एनिमल्स को रेस कर रहे थे। इसके अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बर्ड्स को रेस कर रहे हैं, है ना। तो वही कुछ फैक्टर्स जो है ना, वही हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं जब भी हम लोगों को जो हमारा पोल्ट्री फार्म है ना, उसको क्या करना होता है, अच्छे से अच्छा बनाना होता है। यानी कि हम लोगों को जब उससे एक अच्छा प्रोडक्शन चाहिए होता है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, डिजीज फ्री वैरायटीज चाहिए उस पर्टिकुलर बर्ड की। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों को क्या चाहिए, जो फार्म कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, उनके अंदर जो है ना हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन होनी चाहिए। दे शुड बी सेफ, है ना, एक सेफ जगह के ऊपर जो है हमारा फार्म कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। प्रॉपर फीड हम लोगों को देनी चाहिए जो हमारी बर्ड्स हैं। वाटर उनको प्रॉपर मिलना चाहिए एंड उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है। You may have seen TV news or read newspaper about the bird flu virus which created a scare in the country and drastically affected egg and chicken consumption. तो एक टाइम ऐसा आया था जब ये बर्ड फ्लू वायरस बहुत ज्यादा फैला था। उस टाइम पे क्या हुआ था, जो लोग नॉन वेजिटेरियंस थे या जो लोग एग कंज्यूम करते थे या जो लोग चिकन खाते थे, तो उन लोगों ने क्या कर दिया था, चिकन खाना बंद कर दिया था और एग्स का भी जो है बेसिकली सेल्स क्या हो गया था, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया था। नाउ वी आर गोइंग टू एनिमल ब्रीडिंग। अब हम लोग बात करेंगे एनिमल ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स is an important aspect of animal husbandry. Animal breeding aims at increasing the yield of animals and improving the desirable quality of the produce. यानी एनिमल ब्रीडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, वही सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, यील्ड को इम्प्रूव करेंगे और इसके अलावा जो क्वालिटी हम लोगों को चाहिए, जो प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी जो क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी होनी चाहिए और एक डिजायरेबल क्वालिटी जो है उस प्रोडक्ट की होनी चाहिए, है ना। यानी कि जो प्रॉपर्टी हम लोगों को चाहिए। A group of animals related by descent and similar in most characters like general appearance, features, size, configuration, etc. are said to belong to a breed. अब ब्रीड होता क्या है, ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो क्या होते हैं ना, एक पर्टिकुलर डिसेंट से रिलेटेड होते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर डिसेंट से वो क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं एंड मोस्ट कैरेक्टर्स के अंदर वो क्या होते हैं ना, सिमिलर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, यानी कि उनका जो जनरल अपीयरेंस होगा, उनके जो फीचर्स होंगे, साइज वगैरह होगा, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ठीक है, तो जब क्या होता है ना, बेसिकली जो जनरल अपीयरेंस है या जो कुछ पर्टिकुलर फीचर्स या साइज जो है, वो जब एक पर्टिकुलर एनिमल के दूसरे पर्टिकुलर एनिमल से मिल रहे होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हो सकता है ये दोनों एनिमल्स क्या हो, ये सेम ब्रीड की हो। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि ये जो एनिमल है वो क्या हो, सेम ब्रीड की हो, है ना। यानी जैसे जो डॉग्स होते हैं उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होती है ना। तो जो ब्रीड्स होती है ना, ये जो ब्रीड्स होती है दे हैव कॉमन डिसेंट। ठीक है, उनका क्या होता है ना, बेसिकली जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, और उनके क्या होते हैं, जो फीचर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। अब when breeding is in between animals of the same breed, it is called inbreeding, while crosses between different breed is known as outbreeding. अब जब ब्रीडिंग जो होती है वो सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में हो रही है, यानी कि अगर एक डॉग की ब्रीड जो है वो दूसरे डॉग की ब्रीड के साथ में ही क्या कर रहा है, उनका ही हम लोग क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग। अब मान लो एक डॉग है और उसका ब्रीडिंग करवा रहे हैं कैट के साथ में, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। It refers to the mating of more closely related individuals with the same breed for 4 to 6 generation। यानी कि जो मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जब उनके बीच में ब्रीडिंग हो रही होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग बोलेंगे। द ब्रीडिंग स्ट्रेटेजी इज एज फॉलो। Superior males and superior females of the same breed are identified and mated in pairs.
The progeny obtained from such matings are evaluated and superior males and females among them are identified for further mating. A superior female in case of a cattle is the cow or buffalo that produces more milk per lactation. On the other hand, a superior male is the bull, which give rise to superior progeny as compared to those of other males. यानी कि इनब्रीडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेम ब्रीड की सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद में उनकी क्या करेंगे, मेटिंग करवाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, सेम ब्रीड की सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को लिया और उसके बाद में क्या करवा दिया, उनकी ब्रीडिंग करवा दी। जब उनकी ब्रीडिंग करवाई एंड उनकी ब्रीडिंग करवाने के बाद में जो प्रोजेनी हम लोगों को मिली, उस प्रोजेनी को क्या किया जाता है, बेसिकली उस प्रोजेनी को इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, उस प्रोजेनी को क्या किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा, यानी कि ये देखा जाएगा कि इसके अंदर क्या है, बेसिकली कौन कौन से टाइप के कैरेक्टर्स देखने को मिले। देखो, जो सुपीरियर मेल या सुपीरियर फीमेल्स भी थे, ध्यान से समझना, जो सुपीरियर मेल या सुपीरियर फीमेल्स हमारी थी, ऐसा नहीं है कि इनके अंदर सभी कैरेक्टर्स डोमिनेट आए हों। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इनके अंदर सभी कैरेक्टर्स जो आए हों वो डोमिनेंट आए हों। ठीक है, जब हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारे सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स को उनका क्रॉसिंग करवाया, तो जरूरी नहीं है कि इनके अंदर सारे कैरेक्टर्स डोमिनेंट के थे। तो क्या होगा, जब इनसे हम लोगों को प्रोजेनीज मिली, है ना, जब इनसे हम लोगों को प्रोजेनीज मिली, तो हो सकता है कि कुछ प्रोजेनीज जो हो वो सुपीरियर हो, बट हो सकता है कुछ प्रोजेनी सुपीरियर ना हो। ये मेल्स के केस के अंदर भी हो सकता है और फीमेल्स के केस के अंदर भी पॉसिबल है। यानी कि हो सकता है कुछ फीमेल्स जब हम लोगों को मिले वो सुपीरियर हो, बट हो सकता है कुछ फीमेल सुपीरियर ना हो। सिमिलर कैन हैपन फॉर मेल्स ऑल्सो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको भी, यानी कि जो प्रोजेनी मिली इनके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद में फर्दर उन्हीं की मेटिंग करवाते हैं। ठीक है, फर्दर उन्हीं की मेटिंग करवाते हैं एंड 4 to 6 जनरेशन तक यही चलता रहता है। हम लोग सुपीरियर मेल्स और सुपीरियर फीमेल्स की मेटिंग करवाते हैं और ये जो मेटिंग हो रही है ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स की हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कैटल्स की केस के अंदर, है ना, कैटल्स की केस के अंदर, तो जो काऊ या बफेलो जो ज्यादा दूध देगी वो क्या होगी, सुपीरियर फीमेल, और जो सुपीरियर मेल होगा वो क्या होगा, बुल। ठीक है, जो क्या करेगा, एक सुपीरियर प्रोजेनी को क्या करेगा, बर्थ देगा। यानी कि जिसकी मदद से हम लोग को क्या हो रहा है, बेसिकली एक सुपीरियर प्रोजेनी मिल रही है। A similar strategy is used for developing pure lines in cattle as we used in the case of peas. Inbreeding increases homozygosity. अब बात कर रहे हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्योर लाइन्स ऑब्टेन करते हैं, है ना। देखो, जो प्योर लाइन्स ऑब्टेन करी जाती है ना, जब आप लोग पीस के केस के अंदर करते हो तो आप लोग क्या करते हो, सेम सेम को आप क्या करते रहते हो, ब्रीड करवाते रहते हो। यही हम लोगों ने इसके अंदर भी किया ना, ताकि हम लोगों को क्या मिल सके, प्योर लाइन्स मिल सके, है ना, यानी कि उनके अंदर क्या हो जाए, होमोजाइगोसिटी हो जाए, यानी सेम टाइप के कैरेक्टर्स मिले। सो इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी। Thus, inbreeding is necessary if we want to evolve a pure line in any animal. यानी कि जब हम लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर प्योर लाइन ही चाहिए जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इनब्रीडिंग करवा रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल या फिर एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स के अंदर भी। इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन्स दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। तो धीरे धीरे करके क्या होता रहेगा, जैसे जैसे पर्टिकुलर जनरेशन्स के अंदर, सक्सेसिव जनरेशन्स के अंदर जैसे जैसे हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे, तो जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो धीरे 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 करके क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं और वहां पर क्या रह जाते हैं, डोमिनेंट जीन्स रह जाते हैं। Thus, it also helps in accumulation of superior genes and elimination of less desirable genes. Therefore, this approach where there is selection at each step increases the productivity of inbred population.
However, continued inbreeding, especially close inbreeding, usually reduces fertility and even productivity. बट क्या होता है ना, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम टाइप की स्पीशीज का ही ब्रीडिंग करवाए जा रहे हैं लगातार लगातार, तो उस केस के अंदर क्या होता है ना, धीरे धीरे करके जो वेरिएशन के जो चांस होते हैं दैट कम्स टू ऑलमोस्ट जीरो। तो उस केस के अंदर धीरे धीरे करके जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफी हद तक क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इसी वजह से क्या बोल सकते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी कि जब हम लोग बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को क्या करवा देते हैं, आपस में क्या करवा देते हैं, उनका मीटिंग करवा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। एंड उसकी वजह से जो फिनोमिना हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। Whenever this becomes a problem, selected animals of breeding population should be mated with unrelated superior animals of the same breed. This usually help to restore fertility and yield. तो जब भी ऐसा कुछ होगा, उस केस के अंदर क्या किया जाता है, जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन थी, है ना, जो ब्रीडिंग पॉपुलेशन थी उसको क्या करवाया जाता है, जो अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स होते हैं ना सेम ब्रीड के, फिर उनके साथ में उनकी मेटिंग करवाई जाती है, ताकि क्या हो सके, वहां पर एक तो वेरिएशन आ सके, और इसके अलावा क्या होगा, वहां पर जो है फर्टिलिटी जो है वो दोबारा से हो सकेगी, और यील्ड भी क्या हो जाती है, फिर इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है दोबारा से। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट आउटब्रीडिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग की। आउटब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स which may be between individual of the same breed but having no common ancestor for 4 to 6 generation, that is outcrossing, or between different breeds जिसको हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज जिसको हम लोग इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यानी आउटब्रीडिंग में बेसिकली होगा क्या, हम लोग अनरिलेटेड एनिमल्स को जब ब्रीड करवा रहे होते हैं ना, जब हम लोग क्या करवा रहे होते हैं, अनरिलेटेड एनिमल्स का मेटिंग करवा रहे होते हैं, और ये जो मेटिंग हो रहा होता है ये या तो सेम ब्रीड के इंडिविजुअल्स के बीच में भी हो सकता है। अब वो सेम ब्रीड के इंडिविजुअल कौन से होंगे, जिनका पिछले 4 से 6 जनरेशन के अंदर कोई कॉमन एंसेस्टर था ही नहीं। ठीक है, तो उस केस के अंदर भी हम लोग क्या करवा सकते हैं, आउटब्रीडिंग करवा सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आउटक्रॉसिंग। यानी कि जब सेम ब्रीड के अंदर हम लोग मेटिंग करवा रहे हैं, पर ऐसी ब्रीड के साथ में मेटिंग करवा रहे हैं जिसके साथ में पिछले 4 से 6 जनरेशन के अंदर कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं था, और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स, यानी कि जब हम लोग डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में करवा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। और डिफरेंट स्पीशीज, अगर डिफरेंट स्पीशीज के बीच में करवा रहे हैं तो उसको बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करेंगे आउटक्रॉसिंग की। आउटक्रॉसिंग क्या होता है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन द आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। यानी कि जब हम लोग सेम ब्रीड के अंदर क्या करवा रहे होते हैं, मेटिंग करवा रहे होते हैं एनिमल्स की, बट उनके अंदर कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, दोनों के अंदर, दोनों की पेडिग्री के अंदर। पेडिग्री चार्ट क्या होता है, जो क्या दिखाता है, कॉमन एंसेस्टर्स दिखा रहा होता है ना, जनरेशन आफ्टर जनरेशन को दिखा रहा होता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर टाइप का जो ब्रीड है उसका इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, पिछले 4 से 6 जनरेशन के अंदर जब उनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, तो जब ऐसे एनिमल्स को हम लोग मेट करवा रहे हैं सेम स्पीशीज या सेम ब्रीड के, तो उसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच मेटिंग इज नोन एज आउटक्रॉस। ठीक है, तो ऐसे जो हम लोगों को ब्रीड मिली उसको हम क्या बोलेंगे, आउटक्रॉस। इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड्स फॉर एनिमल दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, growth rate in beef cattle, etc. Single outcross often helps to overcome inbreeding depression. यानी कि अगर हम लोग को इनब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम करवाना है एक पर्टिकुलर टाइप की ब्रीड को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंगल आउटक्रॉस परफॉर्म करवा सकते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होगा, दोबारा से फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। तो अब हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है। In this method, superior males of one breed are mated with the superior females of another breed. यानी इस केस के अंदर क्या करेंगे, एक ब्रीड के सुपीरियर मेल को दूसरे ब्रीड के सुपीरियर फीमेल के साथ में क्रॉस करवा देंगे, यानी कि डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉस हो रहा है। इट अलाउज द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ 2 different breeds to combine.
द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल्स में themselves be used for commercial production, और इनको क्या कर सकते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं. Alternatively, they may be subjected to some form of inbreeding and selection to develop new stable breeds that may be suitable to the existing breed, है ना. यानी कि और क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, इनके अंदर कुछ इनब्रीडिंग भी करवा सकते हैं. ठीक है, जब हम लोगों ने सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल डिफरेंट ब्रीड्स के हम लोगों ने क्रॉस करवा के नई प्रोजेनीज बनाई, तो उनके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इनब्रीडिंग भी करवा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्पीशीज प्रोड्यूस होंगी या जो ब्रीड्स प्रोड्यूस होंगी वो क्या होंगी, कुछ हद तक स्टेबल ब्रीड्स हम लोगों को देखने को मिलेंगी, जो क्या होंगी, एग्जिस्टिंग ब्रीड से सुपीरियर होंगी. ठीक है, जो क्या होंगी, एग्जिस्टिंग ब्रीड से सुपीरियर होंगी. मैनी न्यू एनिमल ब्रीड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय दिस अप्रोच, जिसके अंदर एग्जांपल आपका क्या है, जिसके अंदर आपका जो एग्जांपल है वो है आपका हिजारडेल का. ठीक है, हिजारडेल इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप व्हिच वाज डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेर इविस एंड मेरिनो रैम्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक एक तो हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी वो एंड इसके अलावा ये एग्जांपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये एग्जांपल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. Now we will be talking about interspecific hybridization. ठीक है, now we will be talking about interspecific hybridization. In this method, males and females of two different related species are mated. यानी कि दो different related species के males और females को जब हम लोग breed करवा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, interspecific hybridization. In some cases, the progeny may combine desirable features of both the parents and may be of considerable economic value. For example, mule. ठीक है, for example, mule. Now, controlled breeding experiments are carried out using artificial insemination. यानी कि हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए जाते हैं. यानी कि हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से कुछ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करवा रहे होते हैं. किया क्या जाता है, द सीमेन इज कलेक्टेड फ्रॉम द मेल दैट इज चूजन एज द पेरेंट एंड इंजेक्टेड इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ सिलेक्टेड फीमेल बाय द ब्रीडर. तो क्या किया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, जो मेल हम लोगों ने सेलेक्ट की है एज अ पेरेंट, उसके अंदर से सीमेन कलेक्ट किया जाएगा और उसको क्या कर दिया जाएगा, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, है ना, जो फीमेल सेलेक्ट की है उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर उस सीमेन को इंजेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, उस सीमेन को क्या करेंगे, इंजेक्ट कर देंगे. अब ये जो सीमेन होता है ना, या तो इसको हम इमीडिएटली यूज कर सकते हैं, यानी कि तुरंत एकदम से यूज कर सकते हैं, या फिर इसको फ्रोज कर सकते हैं और उसके बाद में कुछ टाइम बाद भी उसको यूज कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड इन अ फ्रोजन फॉर्म टू वेयर द फीमेल इज हाउस. तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सीमेन का फ्रोजन फॉर्म है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करवा सकते हैं. हो सकता है ना कि जो आपने सुपीरियर मेल सेलेक्ट करा हो वो दूसरी लोकेशन पे हो, है ना, और जो आपकी सुपीरियर फीमेल हो वो दूसरी लोकेशन पे हो. तो जो सुपीरियर मेल से आपने जो सीमेन कलेक्ट किया है, जो सीमेन आपने कलेक्ट किए है, इस सीमेन को आप फ्रीज करके और उसके बाद में सुपीरियर फीमेल तक कैरी आउट भी कर सकते हो. इन दिस वे डिजायरेबल मेटिंग्स आर कैरीड. Artificial insemination helps to overcome the several problems of normal mating. ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया. Often the success rate of crossing mature male and female animals is fairly low, even though artificial insemination is carried out. बट ये जो सक्सेस रेट होता है ना इसका, ये क्या होता है, काफी कम होता है, बट तब भी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जाती है. ठीक है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है वो फिर भी कैरी आउट की जाती है. To improve chances of successful production of hybrids, other means are also used. यानी कि अगर हम लोगों को क्या करना है, जो हाइब्रिड प्रोडक्शन है ना, उसको और सक्सेसफुल वे में करना है, तो हम लोग कुछ और टेक्निक्स भी यूज करते हैं, जिसके अंदर आपका MOAT एक मेजर टेक्निक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, MOAT की फुल फॉर्म क्या होती है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, एक तो ये किस लिए यूज की जाती है, इट इज यूज फॉर हार्ड इम्प्रूवमेंट. ठीक है, जो झुंड का इम्प्रूवमेंट होता है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है. इन दिस मेथड अ काउ इज एडमिनिस्टर्ड हॉर्मोन्स विद FSH like activity to induce follicular maturation and super ovulation. Instead of one egg, which they normally eat per cycle, they produce 6 to 8 eggs
द एनिमल इज आइदर मेटेड विद एन इलाइट बुल और आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड। अच्छा, इतना जान लेते हैं पहले। होगा क्या, हम लोग एक काऊ को कुछ हॉर्मोन्स देंगे, ठीक है, जिनके अंदर एफएसएच लाइक एक्टिविटी होती है। ठीक है, एफएसएच क्या होता है? एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, एफएसएच क्या होता है? एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो उसकी वजह से क्या करेंगे, वहां पर हम लोग फॉलिकुलर मैच्योरेशन को इंड्यूस करवा देंगे। ठीक है, और वहां पर क्या होगा? सुपर ओवुलेशन होगा। सुपर ओवुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यानी कि होगा क्या, जनरली क्या होता है, जनरली वहां पर एक एग प्रोड्यूस होना चाहिए था, है ना, एक साइकिल के अंदर एक एग प्रोड्यूस होना चाहिए था ओव्यूलेशन की, बट उस केस के अंदर क्या होगा, 6 से 8 एग्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, सिंगल साइकिल के अंदर, सिंगल साइकिल के अंदर 6 से 8 एग्स क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। और उसके बाद क्या किया जाता है, इस फीमेल को या तो एक एलाइट बुल के साथ में मेट करवा दिया जाएगा, या फिर उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से उसको सीमेन इंजेक्ट कर देंगे। The fertilized eggs at 8 to 32 cell stages are recovered non-surgically and transferred to surrogate mothers। अब जो eggs fertilize हो जाएंगे, यानी कि जो 8 to 32 सेल स्टेज पे होंगे, उनको क्या करेंगे हम लोग? नॉन सर्जिकली रिकवर करेंगे, है ना, यानी विदाउट एनी सर्जरी उनको रिकवर करेंगे, और उनको सेरोगेट मदर्स के अंदर क्या कर देंगे? उनको क्या कर देंगे? सेरोगेट मदर्स के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ सुपर ओव्यूलेशन। अब ये जो जेनेटिक मदर थी, यानी जिसके अंदर ये सब हुआ, तो इससे क्या होता है, वो जो मदर है वो दोबारा से क्या होती है, एक और सुपर ओव्यूलेशन के राउंड के लिए रेडी हो जाती है। दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल, शीप, रैबिट्स, बफलोज, मेयर्स एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। High yielding milk breeds of female and high quality lean meat with less lipid meat yielding bulls have been bred successfully to increase herd size in a short time। ठीक है, सो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट बी कीपिंग, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एपी कल्चर। ठीक है, बी कीपिंग को और क्या बोला जाता है? बी कीपिंग को और बोला जाता है एपी कल्चर। Beekeeping is the maintenance of hives of honeybees for the production of honey। यानी कि जब हम लोग हनी बीज के हाइव्स को मेंटेन करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर सके, हनी को ऑब्टेन कर सके, हनी को ऑब्टेन कर सके आपकी हनी बीज से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बी कीपिंग या फिर एपीकल्चर। इट हैज बीन एन ओल्ड एज ओल्ड cottage industry। Honey is a food of high nutritive value and also find use in the indigenous system of medicines. Honeybee also produces beeswax, which finds many uses in industry, such as preparation of cosmetics and polishes of various kind। ठीक है, यानी कि हनी जो होता है, एक तो हनी की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है ना, वो बहुत हाई होती है। ठीक है, हनी की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो क्या होती है? बहुत हाई होती है। एंड इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन के अंदर भी हनी को यूज किया जाता है। अच्छा, हनी बीज क्या करती है और क्या प्रोड्यूस करती है? बीज वैक्स भी प्रोड्यूस करती है ना, बी वैक्स भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो किस लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस ऑफ वेरियस काइंड्स। The increased demand of honey has led to large-scale beekeeping practices, and it has become an established income-generated industry, whether practiced on a small scale or on a large scale। यानी कि चाहे आप छोटे पैमाने पे करें एपीकल्चर, या फिर आप बड़े पैमाने पे करें, बट इसके अंदर से आप क्या कर सकते हैं? एक अच्छा खासा बिजनेस आप कर सकते हैं ना, यानी अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। Beekeeping can be practiced in any area where there are sufficient bee pastures of some wild shrubs, फ्रूट ऑर्चर्ड्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स। यानी कि इसको आप किसी भी एरिया के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि जहां पर एक तो बी पेस्चर्स होने चाहिए, किस किस के? जो वाइल्ड श्रब्स हैं उनके, फ्रूट ऑर्चर्ड्स के, और कल्टिवेटेड क्रॉप्स के। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ हनी बीज व्हिच कैन बी रियर्ड। ठीक है, ऑफ दीज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज इज एपिस इंडिका। ठीक है, यानी कि जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है जो एपीकल्चर के अंदर यूज की जाती है, दैट इज एपिस इंडिका। Beehives can be kept in one's courtyard or on the veranda of the house or on the roof. Beekeeping is not labor intensive, यानी कि इसके अंदर इतना labor requirement नहीं होता। Beekeeping, though relatively easy, does require some specialized knowledge, and there are several organizations
सच एज टीच बी कीपिंग। ठीक है, तो ये जो टीच बी कीपिंग जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस चीज में हेल्प कर रही होती है, यानी कि एपी कल्चर आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो उसके अंदर ही आपकी हेल्प कर रही होती है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग। अब सक्सेस, अगर बी कीपिंग जो है हम लोगों को एक अच्छे तरीके से करवानी है, उसके अंदर क्या क्या जरूरी है। नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बीज, यानी कि जिन हनी बीज को हम लोग रियर करवा रहे हैं उनका नेचर है ना, यानी कि वो किस तरीके के नेचर के अंदर रहती है, किस तरीके के नेचर और हैबिटेट के अंदर वो सर्वाइव कर सकती है, वो जानना। सुटेबल लोकेशन जानना, ताकि जहां पर हम लोग क्या कर सके, बिहाइव्स को रख सके। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वॉर्म्स, स्वॉर्म्स क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ बीज को क्या बोलते हैं, स्वॉर्म्स। मैनेजमेंट ऑन कलेक्शन, मैनेजमेंट ऑफ beehives during different seasons and handling and collection of honeys and of bee wax. Bees are pollinator of many of our crop species, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीज होती हैं आपकी, है ना, जो आपकी हनी बीज होती है, दे आर पॉलिनेटर ऑफ मेनी क्रॉप स्पीशीज सच एज सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल एंड ईयर। Keeping beehives in crop field during flowering period increasing pollination efficiency and improve the yield, beneficial both from the point of view of crop yield and honey yield, यानी कि वहां पर हनी yield की जो हनी yield है वो तो बढ़ ही जाएगा और क्रॉप yield भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अब हम लोग बात करेंगे फिशरीज की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फिशरीज की। सो फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जब हम लोग फिश या फिर अदर एक्वेटिक एनिमल्स को कैच करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और उनको बेचते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिशरीज। ठीक है। A large number of our population is dependent on fish, fish products and other aquatic animals such as prawn, crab, lobster, edible oyster, etc. for food, है ना, यानी बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारे aquatic animals को कंज्यूम भी करते हैं। Some of the freshwater fishes which are very common include, अच्छा ये important examples बहुत बार पूछ लेते हैं, नीट के अंदर भी और सीओईटी के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेश वाटर फिशेस की अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, कैटला, रोहू और कॉमन कार्प। ठीक है। अच्छा, एक्वेटिक एनिमल्स जो फूड के लिए यूज हो रहे हैं, प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर। अच्छा, मेराइन फिशेस, जो मेराइन फिशेस जो खाई जाती है वो कौन कौन सी होती है, हिल्सा, सार्डिन, मैकरल, पॉम्फ्रेट्स। ठीक है, ये क्या होती है, बेसिकली कुछ मेराइन फिशेस, आपकी फ्रेश वाटर फिशेस, और इसके अलावा जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो एज फूड यूज करे जाते हैं, उनके एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस करे। Fisheries has an important place in Indian economy. It provides income and employment to millions of fishermen and farmers, particularly in the coastal states. यानी कि जो coastal states हैं उनके अंदर major source of employment क्या होती है, आपकी fisheries होती है। For many, it is the only source of their livelihood. In order to meet the increasing demand on fisheries, different techniques have been employed to increase production. यानी कि जो फिशरीज का इंक्रीजिंग डिमांड है, अगर हम लोगों को उसको क्या करना है, क्या करना है, ओवरकम करना है ना, यानी कि उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरा अगर हम लोगों को करना है तो काफी सारी टेक्निक्स को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, थ्रू एक्वाकल्चर, थ्रू एक्वाकल्चर एंड पिसिकल्चर we have been able to increase the production of aquatic plants and animals, both freshwater and marine, यानी aquaculture और pisciculture की हेल्प से हम लोग क्या कर पाए हैं, aquatic animals या aquatic plants जो होते हैं इनका जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर पाते हैं। This has led to the development and flourishing of the fishery industry, and it has brought a lot of income to the farmers in particular and the country in general। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करी एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने किसकी बात करी, एनिमल ब्रीडिंग की। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल ब्रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग प्लांट ब्रीडिंग को डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन और टिश्यू कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड ये जो एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज हमने चलाई हुई है ये अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो, then you can subscribe to our channel and you can also like the video. You can share the video with your friends. Also, do not forget to join our Telegram channel and follow us on Instagram.
So now we will be meeting in the next video. Till then, keep learning.